हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है, जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब को कवर कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाले चैप्टर को ख़त्म किया था। आज हम बात करेंगे गवर्नर के बारे में, जो एक स्टेट का एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे पहला पॉइंट है, गवर्नर इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड लाइक द प्रेसिडेंट एट द सेंटर। तो गवर्नर को नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड कहा जाता है क्योंकि रियल पावर चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होती है। गवर्नर सिर्फ उनका डिसीजन अप्रूव करते हैं, जैसे प्रेसिडेंट सेंटर में करता है। नेक्स्ट है, गवर्नर इज कंसिडर्ड एज एन एजेंट ऑफ द सेंटर, यानी कि गवर्नर सेंटर का एजेंट भी होता है। मतलब वो स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट के इंटरेस्ट का ध्यान रखते हैं। कभी कभी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट के मैटर्स के बारे में रिपोर्ट भी भेजता है। नेक्स्ट है, आर्टिकल्स 153 टू 167 इज रिलेटेड टू द गवर्नर। तो गवर्नर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है वो आर्टिकल्स 153 से लेके 167 तक दिए गए हैं पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इनमें गवर्नर के अपॉइंटमेंट, पावर्स और फंक्शंस का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर इज नो पोस्ट ऑफ वाइस गवर्नर। तो एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंडिया में वाइस गवर्नर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर गवर्नर किसी वजह से काम नहीं कर पाता तो उनका रोल टेम्पोररी बेसिस पर चीफ जस्टिस या किसी और डेजिग्नेटेड पर्सन को दिया जा सकता है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। तो दोस्तों अब समझते हैं गवर्नर के अपॉइंटमेंट का प्रोसेस। तो देखिए, गवर्नर एक स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन इलेक्शन के थ्रू नहीं होता। ना लोगों द्वारा डायरेक्टली चुने जाते हैं और ना ही इनडायरेक्टली, जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन एमपीज और एमएलएज के थ्रू होता है। इसका मतलब है कि गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है, चूज नहीं। यहाँ पे पहला पॉइंट है, इन आवर कंट्री गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि गवर्नर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्रेसिडेंट खुद से ये डिसीजन नहीं लेते, उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइस पर काम करना होता है। इसका मतलब है कि रियल चॉइस प्राइम मिनिस्टर और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होती है। तो टेक्निकली प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली सेंटर डिसाइड करता है कि कौन गवर्नर बनेगा। नेक्स्ट है, गवर्नर इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो देखिए, गवर्नर का चुनाव ना तो डायरेक्टली होता है और ना ही इनडायरेक्टली। इसका मतलब है कि ना तो आम जनता उन्हें वोट करके चुनती है और ना ही एमपीज और एमएलए जैसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स उनका इलेक्शन करते हैं। ये एक नॉमिनेटेड पोस्ट होती है जिसे भारत के प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पर। यह सिस्टम इसलिए बनाया गया है ताकि एक न्यूट्रल, एक्सपीरियंस्ड और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को स्टेट का हेड बनाया जा सके, जो पॉलिटिकल प्रेशर से परे होकर अपनी ड्यूटीज निभा सके। नेक्स्ट है, गवर्नर इज नॉट एन एम्प्लॉई ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑफ 1979। तो देखिए, 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में ये डिक्लेयर किया था कि गवर्नर सेंटर का एम्प्लॉई नहीं है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जिसका अपना एक डिस्टिंक्ट रोल है। ये डिसीजन इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि कई बार ये कहा जाता था कि गवर्नर सिर्फ सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव है। कोर्ट ने क्लेरिफाई किया कि वो एक इंडिपेंडेंट ऑफिस होल्डर हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करते हैं, ना कि किसी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की तरह। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। अब हम बात करेंगे गवर्नर बनने के बेसिक क्वालिफिकेशंस की। यहाँ पे इसका पॉइंट है, ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड मिनिमम 35 ईयर्स ऑफ एज। तो सबसे पहला क्वालिफिकेशन है, व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। मतलब सिर्फ इंडियन सिटीजन्स ही गवर्नर बन सकते हैं। ये कंडीशन इंश्योर करती है कि स्टेट का हेड सिर्फ वही व्यक्ति बन सके जो देश के प्रति पूरी लॉयल्टी रखता हो। यहाँ पे दूसरा क्वालिफिकेशन है एज की।
गवर्नर बनने के लिए व्यक्ति की मिनिमम एज 35 साल होनी चाहिए। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि व्यक्ति के पास मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस हो जो इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को संभालने के लिए चाहिए होती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वालिफिकेशन को भी अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। अब हम बात करते हैं गवर्नर के पोस्ट से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस की जिन्हें उन्हें फॉलो करना होता है जब वो ऑफिस में होते हैं। ये कंडीशंस उनके पोजीशन की न्यूट्रलिटी और डिग्निटी को बनाए रखने के लिए होती है। पहला कंडीशन है गवर्नर मस्ट नॉट बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि गवर्नर किसी भी समय पार्लियामेंट या किसी स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं हो सकते। मतलब अगर कोई एमपी या एमएलए गवर्नर बन जाता है तो उन्हें तुरंत अपनी सीट छोड़नी पड़ती है। ये इसलिए होता है ताकि गवर्नर पॉलिटिकली न्यूट्रल बने रहे और उनका डिसीजन किसी पार्टी बायस से अफेक्टेड ना हो। नेक्स्ट है नो अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो दूसरी कंडीशन यह है कि गवर्नर किसी और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं रह सकते। इसका मतलब यह है कि वो किसी और पेड जॉब या पोस्ट पर काम नहीं कर सकते जब तक वो गवर्नर है। ये कंडीशन भी उनकी इम्पार्शियलिटी और फुल टाइम रेस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर करती है। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नर इज एंटाइटल्ड टू फ्री रेसिडेंस एमोल्यूमेंट्स एंड प्रिविलेजेस बाय द पार्लियामेंट। यानी कि गवर्नर को उनके ऑफिस के दौरान फ्री रेसिडेंस दिया जाता है जो होता है राजभवन। हर स्टेट में राजभवन गवर्नर का ऑफिशियल रेसिडेंस होता है। ये फुल्ली मेंटेन्ड होता है और सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। गवर्नर को जो सैलरी, अलाउंसेज और प्रिविलेजेस मिलते हैं वो सब पार्लियामेंट डिसाइड करते हैं। इन प्रिविलेजेस में सिक्योरिटी, स्टाफ, मेडिकल फैसिलिटीज और अदर पर्क्स शामिल होते हैं ताकि वो अपने हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस को प्रॉपरली मेंटेन कर सके। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन पे। अब बात करते हैं गवर्नर के टर्म यानी उनके पद का ड्यूरेशन क्या होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका एक फिक्स्ड पीरियड मेंशन किया गया है, लेकिन उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस भी जुड़ी होती है। यहाँ पे इसका पहला पॉइंट है द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर इज 5 years बट होल्ड्स ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो गवर्नर का नॉर्मल टर्म 5 साल का होता है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, वो अपना पद प्रेसिडेंट की मर्जी से रखते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट चाहे तो गवर्नर को 5 साल से पहले भी हटा सकते हैं। नेक्स्ट है गवर्नर कैन रिजाइन एनी टाइम। यानी गवर्नर चाहे तो अपने पद से कभी भी रिजाइन कर सकते हैं। उन्हें अपना रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को देना होता है। यहाँ पे कोई मिनिमम टाइम या नोटिस पीरियड नहीं होता, उनका डिसीजन पर्सनल होता है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ गवर्नर देयर इज नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, गवर्नर के पास जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। उनका टेन्योर फिक्स जरूर लिखा है लेकिन वो गारंटीड नहीं है। उन्हें प्रेसिडेंट के प्लेजर पर रखा जाता है। इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट उन्हें कभी भी बिना किसी रीजन के हटा सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि गवर्नर का रोल पॉलिटिकली सेंसिटिव और डेलिकेट होता है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस से पूरी तरह अलग नहीं होते। तो दोस्तों इस स्लाइड में हमने गवर्नर के टर्म ऑफ ऑफिस को भी अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं रिमूवल एंड ट्रांसफ़र ऑफ गवर्नर, यानी कि गवर्नर को कैसे रिमूव या ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यहाँ पे पहला पॉइंट है ही और सी कैन बी रिमूव्ड और ट्रांसफर्ड बाय द प्रेसिडेंट। यानी कि गवर्नर को रिमूव या ट्रांसफ़र करने का पूरा अधिकार प्रेसिडेंट के पास होता है। मतलब प्रेसिडेंट कभी भी बिना कोई नोटिस दिए गवर्नर को उनके पद से हटा सकते हैं या उन्हें दूसरे राज्य में भेज सकते हैं। ये पावर प्रैक्टिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। नेक्स्ट है देयर इज नो फिक्स्ड ग्राउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी यह फिक्स नहीं किया गया है कि गवर्नर को किस वजह से हटाया जा सकता है।
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई स्पेसिफिक ग्राउंड या प्रोसीज्योर मेंशन नहीं है जैसे इम्पीचमेंट का प्रेसिडेंट के लिए होता है। इसका मतलब है गवर्नर को बिना किसी रीजन दिए भी रिमूव किया जा सकता है। तो दोस्तों इस स्लाइड में हमने रिमूवल एंड ट्रांसफ़र ऑफ गवर्नर को समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम बात करने वाले हैं व्हाई नॉट डायरेक्ट इलेक्शन इन केस ऑफ गवर्नर। तो देखिए कई लोग ये सवाल उठाते हैं कि जब प्रेसिडेंट और सीएम का इनडायरेक्ट या डायरेक्ट इलेक्शन होता है तो गवर्नर का भी डायरेक्ट इलेक्शन क्यों नहीं होता। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जानबूझकर गवर्नर को नॉमिनेटेड पोस्ट बनाया है और इसके पीछे कुछ लॉजिकल और पॉलिटिकल रीजन्स है। तो चलिए हर एक को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला रीजन है इट इज़ इनकॉम्पेटिबल विथ पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो सबसे पहला रीजन है कि गवर्नर का डायरेक्ट इलेक्शन हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ मैच नहीं करता। इंडिया का सिस्टम वेस्टमिंस्टर मॉडल पर बेस्ड है जहां रियल एग्जीक्यूटिव पावर चीफ मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है। हमारे देश में गवर्नर सिर्फ सेरेमोनियल हेड हैं। अगर उनका डायरेक्ट इलेक्शन होगा तो उनके पास भी पॉपुलर मैंडेट होगा जिससे सीएम और गवर्नर के बीच पावर स्ट्रगल हो सकता है और ये सिस्टम की बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करेगा। नेक्स्ट रीजन है कॉन्फ्लिक्ट्स विथ सीएम लाइकली। तो अगर गवर्नर लोगों द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं तो वो अपने आप को सीएम के बराबर या उनसे ऊपर समझने लगते। इस केस में दोनों लीडर्स अपनी लेजिटिमेसी का क्लेम करते जिसका रिजल्ट होता कॉन्स्टेंट क्लैशेज इन एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट रीजन है नॉमिनल हेड डज नॉट नीड इलेक्शन। तो देखिए गवर्नर का रोल कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली डिफाइंड है। वो एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, रियल नहीं। जब उन्हें डिसीजंस लेने का एक्चुअल अधिकारी नहीं है, सिर्फ उन्हें एडवाइस पर काम करना होता है, तो उनके लिए पब्लिक इलेक्शन का कोई लॉजिकल जस्टिफिकेशन नहीं बनता। इलेक्शन सिर्फ उस पोस्ट के लिए होता है जहां रियल पावर होती है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है इफ इलेक्शन हैपेंस इट विल बी बेस्ड ऑन पर्सनल इशूज नॉट नेशनल। तो अगर गवर्नर का चुनाव लोगों के द्वारा किया जाए तो वोटिंग का बेस मोस्टली पर्सनल या लोकल इशूज पर होगा जैसे जाति, धर्म, भाषा या रीजनल सेंटिमेंट्स। लोग गवर्नर के कॉन्स्टिट्यूशनल रोल को ध्यान में रखकर वोट नहीं देंगे। इस वजह से ये नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ माना जाता है कि एक ऐसे पद के लिए करोड़ों लोगों को इन्वॉल्व किया जाए जिसका रोल सिर्फ सिरेमोनियल और लिमिटेड होता है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसाइड किया कि गवर्नर को अपॉइंट किया जाए ना कि इलेक्ट। यहाँ पे नेक्स्ट रीजन है इट वुड नॉट बी न्यूट्रल। तो गवर्नर का मेन काम होता है स्टेट में इम्पार्शियल डिसीजन मेकिंग, स्पेशली जब हंग असेंबली हो या प्रेसिडेंट रूल लगाना हो। अगर वो इलेक्टेड होते तो उनकी लॉयल्टी उनकी पार्टी और वोटर्स के प्रति होती, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति। इससे उनकी न्यूट्रलिटी और इंटीग्रिटी डायरेक्टली इफेक्ट होती। नेक्स्ट है सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज। तो हर स्टेट का अपना इलेक्टेड गवर्नर होना इंडिया के यूनिटी और फेडरलिज्म के लिए रिस्क बन सकता है। कुछ स्टेट्स ऑलरेडी लैंग्वेज, कल्चर या रीजन के बेस पर ऑटोनॉमी मांगते हैं। अगर वहाँ का गवर्नर भी इलेक्टेड होगा तो वहाँ सेपरेटिस्ट फीलिंग को और हवा मिल सकती है। नेक्स्ट है सेंट्रल कंट्रोल थ्रू अपॉइंटमेंट। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने डेलिबरेटली गवर्नर को सेंटर के द्वारा अपॉइंट करने का प्रोविज़न रखा है ताकि सेंटर को स्टेट्स पर थोड़ा ओवरसाइट रहे। अगर गवर्नर इलेक्टेड होता तो सेंटर का इन्फ्लुएंस बिल्कुल ख़त्म हो जाता। ये फेडरल सिस्टम में सेंटर स्टेट बैलेंस को इफेक्ट कर सकता है, स्पेशली जब नेशनल इंटरेस्ट की बात हो। नेक्स्ट है लीडरशिप कन्फ्यूजन ड्यूरिंग जनरल इलेक्शन। तो अगर गवर्नर का भी इलेक्शन होता, स्पेशली सीएम के इलेक्शन के साथ, तो पब्लिक के लिए ये समझना मुश्किल हो जाता कि एक्चुअल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी किसके पास है। ये लीडरशिप का कन्फ्यूजन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी क्रिएट करता, जहां ऑफिसर्स समझ नहीं पाते कि किसकी ऑर्डर को प्रायोरिटी दी जाए। नेक्स्ट है सीएम में पुश ऑन नॉमिनी। तो देखिए अगर डायरेक्ट इलेक्शन का सिस्टम आ भी जाए तो पॉलिटिकल पार्टीज, स्पेशली रूलिंग पार्टी,
अपने फेवरेट कैंडिडेट्स को फील्ड करेगी। अगर सीएम पॉपुलर है तो वो अपने ही सपोर्टर को गवर्नर बनवा लेगा, जिससे गवर्नर का रोल टोटली बायस्ड हो जाएगा। ये गवर्नर को सीएम का पपेट बना देता, जो कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के अगेंस्ट है। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हमने समझ लिया कि गवर्नर की केस में डायरेक्ट इलेक्शन क्यों यूज नहीं होता। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नर के बारे में। तो देखिए, गवर्नर एक स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, जिसका पद सेरेमोनियल होने के बावजूद काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत गवर्नर को कई तरह के पावर्स और फंक्शंस दिए गए हैं, जिनके माध्यम से वो स्टेट के गवर्नेंस में अपनी भूमिका निभाते हैं। इन पावर्स को आमतौर पर 4 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है: एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर्स एंड जुडिशियल पावर्स। हर कैटेगरी में गवर्नर की अलग अलग जिम्मेदारियां होती है, जो राज्य की व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करती है। तो चलिए हर एक को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं और शुरुआत करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर से। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स वो पावर्स होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन, अपॉइंटमेंट्स और डे टू डे फंक्शनिंग से जुड़ी होती है। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है, गवर्नर अपॉइंट सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एडवोकेट जनरल, ईटीसी। तो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जीक्यूटिव पावर यह है कि गवर्नर अपने राज्य में चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। उसके बाद सीएम की सलाह पर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी बाकी के मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। इसके साथ साथ गवर्नर एडवोकेट जनरल, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर और चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर भी अपॉइंटमेंट्स करते हैं। नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव पावर है ही और सी एडमिनिस्टर्स ओथ। तो गवर्नर का सेरेमोनियल रोल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वो चीफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एडवोकेट जनरल और हाई स्टेट ऑफिशियल्स को उनके पद के लिए शपथ दिलाते हैं। ये एक फॉर्मल प्रोसीजर होता है जो उनके ऑफिशियल ड्यूटीज का पार्ट है। नेक्स्ट है एग्जीक्यूट्स स्टेट अफेयर्स इन हिज नेम, यानी कि एक और एग्जीक्यूटिव पावर है कि गवर्नर के नाम पर पूरे स्टेट के एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिए जाते हैं। तो टेक्निकली जो भी डिसीजंस या एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं वो गवर्नर के नाम पर परफॉर्म किए जाते हैं, दो रियल पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेलिटी है, लेकिन इससे गवर्नर की ऑथोरिटी का सिंबल भी मिलता है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पावर एंड फंक्शंस पे। अब बात करते हैं गवर्नर के लेजिस्लेटिव पावर्स की, जो उनके राज्य के विधानसभा और विधान परिषद से जुड़े होते हैं। इन पावर्स का यूज गवर्नर मेनली तब करते हैं जब असेंबली का सेशन हो या कोई बिल पास करना हो। यहाँ पे पहला पॉइंट है, गवर्नर समन और डिजोल्व द स्टेट असेंबली। तो गवर्नर के पास पावर होती है कि वो विधानसभा का सेशन बुला सकते हैं, यानी असेंबली को समन कर सकते हैं। अगर ज़रूरत हो तो वो असेंबली को प्रोरोग भी कर सकते हैं या फिर डिजोल्व भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये याद रखें, ये काम वो मोस्टली चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पर करते हैं। नेक्स्ट है गवर्नर सेंड्स मैसेजेस टू द असेंबली। तो देखिए, गवर्नर असेंबली को मैसेजेस भेज सकते हैं, जैसे कि किसी पर्टिकुलर इशू पर उनका व्यू पॉइंट या असेंबली का अटेंशन किसी इंपॉर्टेंट मैटर की तरफ ले जाना। ये मैसेज स्पीकर के थ्रू हाउस में पेश किया जाता है और उस पर डिस्कशन हो सकता है। नेक्स्ट है गवर्नर असेंट्स, रिजर्व्स और रिटर्न द बिल्स। तो दोस्तों, गवर्नर के पास ये इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर होती है कि वो असेंबली से पास हुआ कोई भी बिल अप्रूव कर सकते हैं या उसे प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकते हैं। अगर उन्हें किसी बिल में डाउट हो तो वो उसे वापस भेज सकते हैं फॉर रिकॉन्सिडरेशन एक्सेप्ट मनी बिल्स। लेकिन अगर वो बिल दोबारा वापस आता है तो गवर्नर को उसे एसेंट देना पड़ता है। नेक्स्ट है गवर्नर नॉमिनेट्स एमएलएज एंड एमएलसीज। तो गवर्नर कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट भी कर सकते हैं। अगर स्टेट में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है तो गवर्नर लिटरेचर, आर्ट, साइंस और सोशल सर्विस जैसे फील्ड्स के एक्सपर्ट्स को लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट कर सकते हैं। पहले गवर्नर के पास एक एंग्लो इंडियन मेंबर को
विधानसभा में नॉमिनेट करने का अधिकार भी होता था, लेकिन 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बाद ये प्रोविज़न समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको लेजिस्लेटिव पावर अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पावर पे। एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन पे जा सकते हैं। अब बात करते हैं गवर्नर के फाइनेंशियल पावर्स की। तो फाइनेंशियल पावर का कनेक्शन होता है स्टेट के बजट, मनी बिल्स और गवर्नमेंट के खर्चे पर कंट्रोल से। इन पावर्स का यूज गवर्नर करता है स्टेट के फाइनेंशियल सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर रेगुलेट करने के लिए। यहाँ पे पहला पॉइंट है गवर्नर रिलेज स्टेट बजट। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल ड्यूटी होती है कि गवर्नर हर साल स्टेट बजट विधानसभा में प्रेजेंट करते हैं। टेक्निकली बजट गवर्नर के नाम से इंट्रोड्यूस होता है, लेकिन उसका प्रिपरेशन फाइनेंस मिनिस्टर करता है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि बिना गवर्नर के अप्रूवल के बजट असेंबली में टेबल नहीं हो सकता। नेक्स्ट है गवर्नर रेकमेंड्स मनी बिल्स, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर में कोई भी मनी बिल तब तक इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता जब तक गवर्नर उसके लिए रिकमेंडेशन ना दे, यानी उनकी प्रायर रिकमेंडेशन लेना कंपलसरी होता है। ये इंश्योर करता है कि फाइनेंशियल मैटर्स प्रॉपर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल में रहे। नेक्स्ट है गवर्नर कंट्रोल्स ग्रांट्स एंड एडवांसेज। तो गवर्नर के पास पावर होती है कि वो कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ स्टेट से इमरजेंसी सिचुएशन में ग्रांट्स और एडवांसेज रिलीज कर सकते हैं। जब कभी कोई अर्जेंट ज़रूरत होती है, जैसे नेचुरल डिजास्टर, फ्लड या लॉ एंड ऑर्डर इमरजेंसी, तो गवर्नर तुरंत फंड सैंक्शन कर सकते हैं विदाउट वेटिंग फॉर लेजिस्लेटिव अप्रूवल। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं गवर्नर के नेक्स्ट पावर पे। अब समझते हैं कि गवर्नर के जुडिशियल पावर्स क्या होते हैं। इनका रिलेशन होता है जस्टिस सिस्टम से, जैसे पनिशमेंट को रिड्यूस करना, जजेस के अपॉइंटमेंट्स में रोल लेना या लोअर जुडिशियरी के सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना। यहाँ पे पहला पॉइंट है गवर्नर कैन पार्डन, रिप्रीव और कम्यूट बट ओनली फॉर स्टेट लॉज, यानी गवर्नर के पास पावर होती है किसी कॉन्विक्ट की सज़ा माफ़ करने, कम करने या कुछ समय के लिए रोकने की, लेकिन सिर्फ उन क्राइम्स के लिए जो स्टेट लॉज के अंडर आते हैं। सेंट्रल लॉज के केसेज में यह पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को स्टेट जेल में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिली है स्टेट क्राइम के लिए, तो गवर्नर उसकी सज़ा को रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है गवर्नर इज कंसल्टेड फॉर जज अपॉइंटमेंट्स। तो देखिए, गवर्नर को हाईकोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट प्रोसेस में कंसल्ट किया जाता है। जब प्रेसिडेंट किसी स्टेट हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस या जज अपॉइंट करता है तो गवर्नर की कंसल्टेशन मैंडेटरी होती है, ऑल्दो फाइनल डिसीजन प्रेसिडेंट का होता है। नेक्स्ट है गवर्नर अपॉइंट्स लोअर जुडिशियरी विथ हाईकोर्ट एंड पीएससी। तो देखिए, गवर्नर का रोल होता है स्टेट जुडिशियल सर्विसेज, यानी लोअर कोर्ट्स के जजेस की अपॉइंटमेंट में भी। ये अपॉइंटमेंट होती है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और हाईकोर्ट के कंसल्टेशन से, यानी गवर्नर फाइनल अप्रूवल देते हैं, लेकिन प्रोसेस में मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इन्वॉल्व होती है। तो दोस्तों इस स्लाइड में हमने गवर्नर के मुख्य पावर्स और फंक्शंस को डिटेल में समझा। इन सभी के माध्यम से गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के रूप में राज्य के गवर्नेंस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि उनका रोल ज़्यादा सेरेमोनियल होता है, लेकिन उनकी अनुमति और अप्रूवल के बिना राज्य की कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं पूरी नहीं हो सकती। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेसिडेंट वर्सेस गवर्नर को अच्छे से समझेंगे। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।